चलिए जी, हम इसमें क्या कर रहे थे कि जैसे यहाँ पर आप ये देखो कि U1 और एक U2 था, तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, U1 को अलग रखूंगा और U2 को अलग रखूंगा। तो इसमें आप ये देखिएगा कि U1 वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं। V2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू, इसमें U1 वाले टर्म्स देख लीजिए, एक ये, दो और एक ये वाला टर्म जो ब्रैकेट के अंदर M1 माइनस M2 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो U1 है, U1 कॉमन ले लेंगे और मैं ऐसे लिखूंगा ब्रैकेट में, और थ्रू आउट सभी के नीचे M1 प्लस M2 तो सभी के नीचे है ही, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि ये हो गया M1 प्लस M2, ब्रैकेट में हम लिखेंगे M1 प्लस M2। एक तो ये हो गई दो टर्म्स U1 वाली, और दो टर्म्स ये हो गई M1 माइनस M2, तो प्लस M1 माइनस M2 और U1, ये हो गया, और अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है कि अगर जो U2 वाली टर्म्स है वो देखिए, माइनस M1 U2 माइनस M2 U2 और प्लस 2 M2 U2, ये तीन टर्म्स है। तो मैं प्लस करके लिखूंगा माइनस M1 U2 माइनस M1 हो गया, फिर माइनस M2 ये हो गया, और फिर हो गया 2M2 प्लस का 2M2, ठीक, और अपॉन में M1 प्लस M2, और इन सभी टर्म्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, U2, तो U2 कॉमन लेकर बाद में लिख दिया। बताइए जी, सभी को समझ में तो आ गया है इतना। तो V2 इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर माइनस M2 और प्लस M2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2M1 U1, 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2M2 माइनस M2 क्या हो जाएगा, प्लस M2, तो ये हो गया प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि V2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को पहले और इसको बाद में ऐसे लिखूंगे, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। तो अब एक चीज देखिएगा कि जो हमने नाइन्थ क्लास में करा था, जो हमने नाइन्थ क्लास में करा था, कोलिजन का केस में हमने ये देखा था नाइन्थ क्लास में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है M1 U1 प्लस M2 U2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, एक तो ये देखा था, और उसके बाद इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, यानी कि सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हमने सिर्फ इतना देखा था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये हमने देखा था। यहाँ पर जो इस लॉ को यूज कर रहे हैं हम, वो यूज कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जहां पर हम ये कहते हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी कंजर्व रहती है, कोलिजन के पहले भी जितनी थी उतनी ही कोलिजन के बाद में रहेगी। तो अगर मैं इलास्टिक कोलिजन में, मुझे दोनों दो कोई बॉडीज दे रखी है, उनका मास पता है, और जो दो बॉडीज हैं उनकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U1 और U2 पता है, और अगर मुझसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जाए, उसका डेरिवेशन पूछा जाए, तो आप ऐसे करेंगे। और अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है ना इलास्टिक कोलिजन पर, तो उसमें आपको इनको एक तरीके से याद रखना है कि देखो, अगर V1 है ना, अगर V1 है तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, आपने ये याद कर लिया। उसके बाद जब आप V2 निकालोगे, तो V2 निकालने के लिए ये जो पूरे टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं,
सब में जहां जहां पर 1 है वहां वहां पर 2 कर दो, जहां जहां पर 2 है वहां वहां पर 1 कर दो। मतलब मेरे को सिंपली 1 और 2 जो सबस्क्रिप्ट है ना, इनको इंटरचेंज कर देना है। देखिए सबसे पहले है m1 माइनस m2, तो आपने 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 करा, क्या हो गया m2 माइनस m1, m2 माइनस m1। नीचे m1 प्लस m2 है, इसको आप इधर 2 और इधर 1 कर दोगे तो m2 प्लस m1 हो जाएगा। m2 प्लस m1 बोलो या m1 प्लस m2 बोलो, एक ही बात होती है। इधर u1 था, u1 का आपने 1 को चेंज करके 2 कर दिया तो ये बन गया u2। फिर देखिए यहाँ पर 2m2 u2 था तो 2 हटाकर 1 कर दिया तो 2m1 u1 हो गया ये। सिमिलरली नीचे m1 को आपने कर दिया m2 और m2 को कर दिया m1, तो m2 प्लस m1 बोलो या m1 प्लस m2 बोलो, एक ही बात है। बताइए जी, सभी बच्चों को समझ में आ गई ये बात? सभी को ये क्लियर है? बोलो। ऐश्वर्या सर। clear? यस सर। कनिष्का बताइए। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में मैं बात करूंगा यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि ये वो वाला कोलिजन होगा जहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी। ठीक, तो जैसे यहाँ पर मैंने देखा था इलास्टिक कोलिजन की बात हमने करी थी, है ना, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब करूंगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहती, लेकिन इसकी ना एक कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर जब दो बॉडीज टकराती है ना, तो टकराने के बाद वो मतलब आपस में चिपक जाती हैं, एंड देन दे मूव टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी विद अ सिंगल वेलोसिटी। याद है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में when the two bodies collide, then after collision they stick to each other and move with a common velocity as a common body। ठीक, तो अब इसको जरा स्टडी करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को। टॉपिक है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। perfectly inelastic collision in one dimension। बेटा वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। मोशन आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो अलग अलग डायरेक्शन में मोशन नहीं है। ठीक, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इसको मैं वन डायमेंशन इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा मैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करता हूँ तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो एक डायग्राम बनेगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का, वो आपको इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, हमने कहा कि हमारे पास जैसे हमने पहले स्टडी करा था कि दो बॉडीज हैं। एक बॉडी है, इसका मास है m1 और इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी u1। एक दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2 एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी u2। ठीक है, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी u2। तो यहाँ पर स्पेशली जब दो बॉडीज होती हैं तो अब इसके बाद इसको तो मैंने बोल दिया बेटा बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन के बाद में, अब कोलिजन के बाद ये दो बॉडीज ना आपस में चिपक गई m1 m2, और ये दोनों की दोनों चिपकने के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कॉमन वेलोसिटी v से ये मूव कर रही है। ठीक, तो ये बिफोर कोलिजन है और ये हो गया आफ्टर कोलिजन। तो हम बोलेंगे कि if the second body whose mass
is m2 was initially at rest, that is u2 is equal to 0। हमने कहा कि जैसे ये दो बॉडीज हैं, इन दो बॉडीज में जो हमारी सेकंड वाली बॉडी है ना, उसके लिए मैंने ये कहा कि मान लेते हैं कि वो जो सेकंड बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट में थी। रेस्ट का मतलब क्या है कि ये वाली जो इसकी वेलोसिटी थी u2 ये 0 थी, ये हमने मान लिया। ठीक, तो अब मैं लगाता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एज पर द law of conservation as per the law of conservation of linear momentum, m1 u1 plus m2 u2 m1 u1 plus m2 u2 मिनट m1 u1 plus m2 u2 is equal to, अब एक नई बॉडी बन गई तो इसका मास कितना हो गया, जब दोनों बॉडी चिपक गई m1 plus m2 into v। तो अब कोलिजन के बाद में मेरे पास एक ही बॉडी है। आप ये मान लीजिए दोनों बॉडीज आपस में चिपक गई ना, तो उनको हम एक ही सिंगल बॉडी मानेंगे। तो एक बॉडी होगी जिसका टोटल मास क्या हो गया m1 plus m2 और एक कॉमन वेलोसिटी है v। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें। हमारे पास यहाँ पर शुरुआत में जो भी दे रखा होता है, जैसे बॉडी बिफोर कोलिजन, तो उसका मास मुझे पता है, पहली बॉडी का भी दूसरी बॉडी का भी। इसकी वेलोसिटी u1 है इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी u2 है जो कि हमने रेस्ट में मान लिया, यानी कि u2 is equal to 0। तो मुझे टकराने के बाद वाली वेलोसिटी बतानी है v, तो v तो बड़े आराम से निकल जाएगी। हम ये कहेंगे ये है m1 u1 प्लस दूसरा है m2 मल्टीप्लाइड बाई 0, है ना। u2 कितना है 0, m2 मल्टीप्लाइड बाई 0, और m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो ये तो हो गया 0, तो v कितना हो गया m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो गई वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम ये जानते हैं, क्योंकि ये एक जो है इनइलास्टिक कोलिजन है, ये इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन ये कहती है कि देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो भी निकालने के लिए इसमें पूछा जाता है। ठीक, एक तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन तो आप निकालेंगे ही, वो आपने निकाल लिया, वो तो इसका आसान था। उसके बाद में ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस वो अभी देखते हैं। ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि सिंस इट इज एन inelastic collision, so there will be loss of kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये क्या हो जाएगा के आई माइनस के एफ। ये इनिशियली काइनेटिक एनर्जी शायद कुछ ज्यादा थी और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हो गई, भाई तभी तो लॉस होगा। शुरुआत में मेरे अंदर कुछ ज्यादा एनर्जी थी, फिर बाद में मेरे पास एनर्जी कुछ कम हो गई, मतलब मेरी एनर्जी घट गई, कम हो गई, तो क्या हुआ, मेरी एनर्जी का लॉस हो गया। तो लॉस का मतलब क्या है कि शुरुआत में एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम है। तो शुरुआत में एनर्जी ज्यादा थी तो ज्यादा वाली में से कम वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो इनिशियली हम ये कहेंगे कि इनिशियल क्या हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर
दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली मेरे पास देखिए दो बॉडीज आपस में चिपक गई, तो आप उसको एक सिंगल बॉडी की तरह ही कंसीडर करेंगे। तो फाइनली मेरे पास समझ लीजिए कि एक ही बॉडी है जिसका मास है m1 प्लस m2, ठीक है, और उसकी कॉमन वेलोसिटी है v। तो हाफ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। फिर इसमें हम ये जानते हैं कि हमारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 उसको मैंने जीरो माना है। ये हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस जीरो क्योंकि u2 जीरो है, और माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। यहाँ लिख देना सिंस u2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है कि ये जो वेलोसिटी है ना, जो फाइनल वेलोसिटी है v, ये फाइनल वेलोसिटी मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ इस v में आप डालेंगे। ठीक, तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है बेटा उसको हम बोल देते हैं डेल्टा के। तो डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, और v क्या है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 और इसका होल स्क्वायर। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो v कैलकुलेट करा था यहाँ पर उसकी मैंने वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, ये करने के बाद देखिएगा अब देखिएगा क्या करेंगे। यहाँ मेरे पास हो गया डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 हाफ m1 प्लस m2 और m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसिल आउट हो गया। और फिर देखिए हाफ m1 यहाँ पर भी है और हाफ m1 यहाँ पर भी है, इसको बाहर निकालो पहले। तो हाफ m1 ले लिया बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा u1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। और देखो मैंने ध्यान में दिया कि u1 स्क्वायर भी था दोनों में, इसको भी कॉमन लिया जा सकता था। तो इसको भी कॉमन ले लो, हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। एलसीएम लीजिए, हाफ m1 u1 स्क्वायर ब्रैकेट में m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, माइनस m1 प्लस m1 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। ये बता दीजिए सबको समझ में आ गया? ये है हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। ये बताइए सही है? ठीक है, ये हो गया। अब ये Yes, हमारा, sir. हाँ जी, ये हमारा आ गया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद में इसमें एक ना रेशो और निकाला जाता है, इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का एक रेशो और निकालते हैं।
तो वो रेशो देखते हैं जरा। इधर कर रहा हूं मैं। तो एक रेशो होता है के एफ अपॉन के आई। अगर मैं ये निकालता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के एफ अपॉन के आई, तो देखिएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वन प्लस एम टू इंटू वी स्क्वायर। हाफ एम वन प्लस एम टू इंटू वी स्क्वायर, दिस वाज माय फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल क्योंकि u2 तो हमारा जीरो ही था, तो इनिशियल हो गई हाफ m1 u1 स्क्वायर। हाफ m1 u1 स्क्वायर, अभी हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन m1 u1 स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे m1 प्लस m2 kf अपॉन ki, इसको मैं ये कह सकता हूँ m1 प्लस m2 अपॉन m1, ये तो अलग हो गया, और v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सब v स्क्वायर। v की जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके थे, यहाँ पर ये था m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो v का स्क्वायर कितना हो गया, और नीचे u1 स्क्वायर है, u1 स्क्वायर को यहाँ लिख लो इधर m1 u1 स्क्वायर, और इधर v स्क्वायर को अलग निकाल कर इसका स्क्वायर करो, तो ये हो गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कट गया, और u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कट गया, और एक m1 से एक m1 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा आ गया kf अपॉन ki, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज लेस देन 1। ये 1 से छोटा होगा, ये आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर केवल m1 है, यानी कि एक बॉडी का मास है, और नीचे दो बॉडीज का मास जो है वो ऐड हो रखा है। ऊपर सिर्फ एक बॉडी का मास है और नीचे दो बॉडीज का मास ऐड हो रखा है, तो जब छोटा टर्म अपॉन बड़ा टर्म होता है तो वो जो वैल्यू आती है वो पॉइंट्स में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास 2/3 है ना, तो ये वैल्यू भी 1 से छोटी है। अगर मैं सिंपली बोलता हूँ 1/2 यानी कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 1/2 का मतलब भी 0.5 है, 0.5 इज लेस देन 1। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 आती है। तो यहां से मैंने ये कहा कि मेरा kf अपॉन ki ये जो रेशियो है ये 1 से छोटा आ गया, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आता है, दिस शोज दैट काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। कैसे, आप ये देखो कि जब ये लेस देन 1 आ गया, ये पूरा टर्म इज लेस देन 1, तो kf इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई ki। तो अगर किसी भी टर्म में, अगर किसी भी टर्म में 1 से छोटी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो टर्म और छोटी हो जाती है। तो ki हमारे पास था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसमें मैंने 1 से छोटी टर्म m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये जो पूरा टर्म है ये 1 से छोटा है, 1 से छोटी टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी टर्म तो कम आएगी ना काफी, तो इसका मतलब जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कम है। तो आपसे इसमें जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है इसमें एक चीज पूछी जा सकती है कि शो दैट, जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, शो दैट इन एन इन अ परफेक्टली inelastic collision, in a perfectly inelastic collision final kinetic energy is less than
is less than initial kinetic energy, ठीक है ना। तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई कि kf इज लेस देन ki। बताइए जी, समझ में आ गया सभी को? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आपसे दो तीन चीज पूछी जा सकती है। एक तो ये बताइए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगी। देखो ये तो हमने देख ही लिया, ये तो हमने देख ही लिया कि लॉस होता है, ये उसकी डेफिनेशन थी, इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन थी कि देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब लॉस है काइनेटिक एनर्जी का, तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। एक तो चीज हमने ये देखी। बताइए ये चीज समझ में आती है ना, कि हमने ये कहा कि जब लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, तभी तो लॉस होगा। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर हमने वही फंडा यूज करा, और हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से फाइनल वेलोसिटी निकाली। और बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करा। सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास लॉस आ गया। तो जो लॉस आया, ये डेल्टा के लॉस ये आया हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर। ये लॉस आ गया। और ये जो लॉस है ना, जब आप इसको देखोगे, जब ये टर्म आएगी, तो ये लॉस आपको पॉजिटिव में नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, सॉरी नेगेटिव में नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारा kf है, जो kf है फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है, वो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगा। और हम यही चीज शुरू में लेकर भी चले थे, और वो चीज हमने फिर यहाँ पर इस रेशियो से प्रूव कर दी। हमने डेफिनेशन के हिसाब से तो बोला था ना कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। अरे मेरी बात समझ में आ रही है सभी को कि नहीं? Yes, sir. तो उस चीज को प्रूव भी कर दिया यहाँ पर kf अपॉन ki से। ये चीज सबको समझ में आती है ना, कि अगर किसी वन से छोटी वाली टर्म में किसी को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू छोटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ki इज इक्वल टू, मान लीजिए 10 जूल, अगर ये था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। दोनों का मास हमने बोला कि सेम था, 1 किलोग्राम। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये देखो जरा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये क्या हो गया, ये आएगा बेटा 5 जूल। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है। ये समझ में आ गया ना सभी को? बताइए, इतना क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी, इसके बाद हमारा इसमें एक टॉपिक बचता है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये हार्डली आपका 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। तो ये करने के बाद में अगला मेरे को बता दीजिए, इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, या तो रोटेशनल मोशन या ग्रेविटेशन, कौन सा करना है स्टार्ट? रोटेशनल। सीक्वेंस से करा दूं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, है ना? बताइए, अशोक या एकांश, ईशान, बताइए, सीक्वेंस से करा दूं ना? Yes, sir. है ना, वो मेरे को भी सीक्वेंशियली ठीक लगता है, क्योंकि सीक्वेंशियली करेंगे तो काफी सारी चीजें जो है वो, मतलब अगर ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी रोटेशनल मोशन का कुछ पोर्शन आ जाता है। तो सीक्वेंशियली करना ठीक है। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कराता हूँ। इसमें बहुत मामूली से 2 टॉपिक बचे हैं। एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हालांकि टॉपिक बड़ा है, लेकिन क्या है कि उसकी डेफिनेशन ही है बस, सिलेबस में ज्यादा नहीं करना। और एक बचा है आपका इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन का भी बहुत छोटा सा जो है हमारा डेरिवेशन है, तो वो करेंगे, 10-15 मिनट उसमें लगेंगे, और उसके बाद अगला चैप्टर अगली ही क्लास में कर देंगे। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, परसों मिलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज आप सभी बच्चों से पूछनी थी कि परसों जैसे सैटरडे है, तो परसों अगर आप लोगों का स्कूल ऑफ रहेगा तो थोड़ा पहले ले लूं क्लास, ये बता दीजिए। कितनी पहले सर? हाँ, कितनी पहले? कितनी पहले आप बता दो, दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ऐसे कुछ?